हारिस बेटे, अम्मी की आवाज़ आई। जी अम्मी, हारिस ने कैरम की गोटी जमाते हुए कहा। बेटे, ये बरामदे का बल्ब तुमने उतारा है? अम्मी ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। नहीं तो, क्यों किया? बल्ब वहाँ नहीं है। नहीं है जभी पूछ रही हूँ तुमसे खालिद। अम्मी ने खालिद से पूछा जो हारिस के साथ कैरम खेल रहा था। अरे छोड़िए अम्मी, फ्यूज़ हो गया होगा तो किसी ने निकाल कर फेंक दिया होगा, हारिस ने बेपरवाही से कहा। जी नहीं, अभी 2 रोज़ कबल मैंने मंगवा कर लगवाया था, अम्मी तेज़ लहजे में बोलीं। फिर इन्होंने ज़किया बाजी, रिजू आपा और भाभी से भी पूछगछ कर डाली लेकिन हर एक का यही जवाब था, मुझे क्या मालूम। अम्मी ने घर की नौकरानी को आवाज़ दी जिन्हें सब लोग बुआ कहते थे। कहते हैं कि बुआ को हारिस की दादी मरहुमा ने मुलाजिमा रखा था, इसलिए बुआ को घर के एक फ़र्द की सी हैसियत हासिल थी। सब उनका अदब करते थे। बुआ आई तो अम्मी ने उनसे पूछा, बुआ आपको पता है कि बरामदे का बल्ब कहाँ गया? बीबी जी, मुझे बल्ब से किया काम। बुआ हैरानी से बोलीं। अल्लाह रखे मेरे कमरे में 2-2 बल्ब लगे हैं। फिर बुआ के चेहरे पर फिक्रमंदी फैल गई। मैं तो कहूँ बीबी जी, ये किसी इंसान का काम नहीं लगता। फिर किसका है? हैवान का है, हारिस ने मजाक उड़ा। तो बकरवाओ हारिस मियां, बुआ मना पर हाथ रख कर बोलीं। मेरा मतलब ये है कि ये किसी जिन का काम है। हशत, हारिस ने खालिद को अपनी बारी चलने का इशारा करते हुए कहा। जिन भी अब अपने घरों में सुबह के बल्ब लगाने लगे हैं किया। मेरा ख्याल है कि ये कोई पढ़ा लिखा जिन होगा और उसे रात को पढ़ने के वक्त टेबल लैंप की ज़रूरत पड़ती होगी, खालिद ने शरारत से कहा। उसी वक्त बे-इख्तियार सबकी नज़र मेज़ पर रखे टेबल लैंप की तरफ उठ गई कि जिन कहीं टेबल लैंप भी तो नहीं ले गया, लेकिन टेबल लैंप अपनी जगह मौजूद था। शाम को अब्बू और हामिद भैया दफ्तर से आए, दोनों से बल्ब गायब होने का तज़किरा किया गया। दोनों ने कहा, कोई बात नहीं, दूसरा बल्ब आ जाएगा। बात आई गई हो गई। 3-4 रोज़ बाद ज़किया बाजी को किसी दावत में जाना था। तैयार होकर इन्होंने सैंडलें निकाली तो सिर्फ एक सैंडल मौजूद थी। इन्होंने तख्त के नीचे अलमारी के पीछे दरवाज़ों की आड़ में गर्ज कमरे का कोना कोना छान मारा मगर सैंडल ना मिली। फिर इन्होंने घर भर में जहाँ जहाँ सैंडल मिलने के इम्कानात थे वहाँ वहाँ तलाश किया मगर सैंडल ना मिलनी थी ना मिली। घर में कोई छोटे बच्चे भी ना थे जो सैंडल उठाकर घर से बाहर फेंक दी। ज़किया बाजी को देर हो रही थी। थक हार कर वो भाई की चुप्पलें पहनकर दावत में चली गईं, वैसे उनका मुंह बना हुआ था। दूसरे दिन पड़ोस के मकान की छत से ही पड़ोसन ने देखा कि एक सैंडल हारिस के मकान के बरामदे की छत पर पड़ी है। उन्होंने आकर ज़किया बाजी की अम्मी को ये बात बताई। ज़रा सी देर में हर एक की ज़बान पर एक ही सवाल था, सैंडल बरामदे की छत पर गई कैसे? बीबी जी, मैं तो जानूं ये कोई चुड़ैल है, बुआ बड़े यकीन से बोलीं। लीजिए, एक ज़किया बाजी किया कम थी कि एक और आ गई, हारिस ने हंसकर कहा। हारिस, अम्मी ने डांटा। अदब सीखो, वो तुमसे बड़ी है। अम्मी, ये बात आपने 1 हफ्ता पहले भी कही थी और मैंने उसी वक्त फ़ौरन उर्दू अदब का मुताला शुरू कर दिया था। हारिस बड़ा संजीदा बनकर बोला और बावजूद ज़ब्त करने के अम्मी मुस्कुरा पड़ी। हारिस मियां, हंसी मजाक छोड़ो। मैं तो कहूँ किसी पैर साहब को बल्ला वाव हमजा, वही कुछ अमल करेंगे तवैया चुड़ैल जावेगी। बुआ परेशान होकर बोलीं। चंद रोज़ बाद हामिद भैया चीखते हुए आए। ये मेरा नया कलम किसने नाली में फेंक दिया था? किसने फेंका होगा? तुम्ही से गिर गया होगा, अम्मी ने रजू आपा के कमीज पर बटन तानकते हुए कहा। गोया मैं नालियों में झानकता फिरता हूँ ताकि मेरे कमीज की जेब से कलम नाली में गिर जाए। हामिद भैया लाल पीले होकर बोले। ज़रा सी देर में घर के सारे अफराद जिनकी इस ताज़ा तरीन वारदात पर इजहार ख्याल कर रहे थे। हामिद भैया, मैं ना कहता था कोई पढ़ा लिखा जिन है, खालिद ने शरारत भरे लहजे में कहा। खालिद मियां जनात से मजाक नहीं करते, बुआ बोली। मैं तो कहती हूँ बीबी जी किसी आमिल को बुलवाएं। ओहो, अब आमिल बुलवाए जाएंगे। हामिद भैया बुड़बड़ाते हुए चले गए। अगले रोज़ एक अजीब वाक़या हुआ। हामिद भैया और भाभी किसी अजीज़ से मिलने गए तो अपने कमरे के दरवाजे पर ताला डाल गए। वापस आए और कमरे का दरवाज़ा खोला तो किया देखते हैं कि उनका कीमती गुलदान फर्श पर चिकनाचूर पड़ा है। बिस्तर के तकिए भी फर्श पर पड़े हैं। एक टूटी हुई चप्पल जो खुदा जाने किसकी थी बिस्तर पर बड़े सलीका से रखी है। भाभी जो चंद कुत्ता भी शोकेस पर रख कर गई थीं अपनी जगह से हटी हुई हैं। भाभी तो डर के मारे कान अपने लगी। ज़रा सी देर में घर भर के लोग भाई के कमरे में जुमा हो गए। पड़ोस वालों को भी किसी तरह खबर मिल गई और पड़ोस वाली खाला भी बरक़ाह डाल दौड़ी हैं। अब जितने मुँह इतनी बातें।
कोई कह रहा है, सवाल अखबार आयत करीमा का ख़त्म कराओ। कोई कह रहा है, 1001 रुपया सदका दे दो। किसी की आवाज़ आई, 1000 रुपये नहीं बल्कि सियाह बकर अकरबानी करके उसका खून इस कमरे में डाल दो। बुआ बोली, मेरी माँ ने भी जी ये मकान ही छोड़ दी, यहाँ रहना अब ठीक नहीं। उसी वक्त लाइट चली गई और पूरा घर रजू आपा की चीखों से गूंज उठा। सब लोग घबरा गए। रजू आपा बरामदे में खड़ी चीखा जा रही थीं, अम्मी अम्मी यहीं जिन है, उसने मेरा हाथ छील दिया है। सबको ऐसा लग रहा था जैसे सकता हो गया हो। उस वक्त किसी ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया। रजू आपा ने जोर की चीख मारी और अचानक जैसे सब होश में आए, एक भगदड़ सी मच गई। हामिद भैया डानिक कर बोले, अरे क्या हो गया है तुम सबको, और दरवाज़ा खोलने के लिए चले गए। अम्मी कहती रह गईं, हामिद अकेले मत जाओ, हारिस तुम भी जाओ साथ। बैरूनी दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई और अब्बू ये कहते हुए अंदर आ गए, भई लाइट गई हुई है तो मोमबत्ती ही जला ली होती। अब्बू जिनका इसरार है कि अंधेरा ही ठीक है। हारिस ने संजीदगी से इत्तला दी, जिनका इसरार है, किनका इसरार है? अब्बू ने हैरानी से पूछा। जिन, अब्बू जन्नत वाला जिन। बुआ कहती हैं कि एक जिन हमारा मेहमान है। खालिद की आवाज़ आई, पता नहीं मियां, जिन है, आसिब है, चुड़ैल है कि बदरू है, कुछ है ज़रूर। अब इस मकान में रहना ठीक नहीं। बुआ जल्दी से बोली, आज रजू बेटा पर उसने हमला किया है, कल कल को कुछ और हो गया तो। उसी वक्त लाइट आ गई। सब लोग रजू आपा के गर्द जुमा हो गए, जिनका रंग खौफ के मारे पीला पड़ गया था। उनकी कलाई पर लंबा सा खरूंचा पड़ गया था जिस पर खून के कतरे जम गए थे। अरे, ये किसी बिल्ली का कारनामा तो नहीं है? हारिस ने पूछा। तुम्हें नहीं मालूम मियां जन्नत जानवरों की शक्ल में भी तो आ जाता है। बुआ बोली। सब लोग परेशान नजर आ रहे थे। अगले दिन ज़किया बाजी की शाल सहन में फटी हुई मिली। इसके अगले दिन हारिस की कमीज की आस्तीन अलग पड़ी हुई नजर आई। जिन साहब की शरारतों में इजाफा हो गया था। अब तो घर के अंदर और बाहर लगे तमाम बल्ब रात भर जलते थे। फिर भी रजू आपा, ज़किया बाजी और भाभी का हाल ये था कि रात के वक्त अगर पड़ोस में मेज़ भी घसीटी जाती तो वो उछल पड़ती थीं। चंद दिन बाद हारिस ने खालिद से कहा, यार ये जिनबूत कुछ नहीं है, आप इतने यकीन से किस तरह कह सकते हैं? खालिद ने पूछा, बताता हूँ। फिर हारिस की आवाज़ धीमी हो गई। खालिद इसकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। शाम में हारिस का एक गहरा दोस्त शरीफ आ गया। वो हैदराबाद में रहता था। हारिस, खालिद और शरीफ देर तक बैडमिंटन खेलते रहे। शरीफ को अगले दिन किसी दफ्तर में कोई काम था, इसलिए वो हारिस के यहाँ रात ठहर गया। अब्बू घर आए तो सब ने रात का खाना खाया। थोड़ी देर गप लड़ाकर सब लोग अपने अपने बिस्तर में घुस गए। थोड़ी देर में मुख्तलिफ किस्म के खराटों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। हारिस, खालिद और शरीफ अभी जाग रहे थे, लेकिन उनके कमरे में मध्यम रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। शरीफ ने पूछा, यार ये जिनका क्या किस्सा है? हम खुद जिनसे मिलना चाह रहे हैं, आज शाम वो आए। हारिस ने हंसकर कहा, आ जाए तो अच्छा है। खालिद बोला, मगर कुछ देर सब्र के साथ चुपचाप इंतज़ार करना चाहिए। हारिस बोला। खामोशी छा गई। शायद इन तीनों की आंख लग गई थी। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया। हल्की सी आहट सुनकर हारिस ने शरीफ और खालिद को जगा दिया। शायद वो अभी तक जागता ही रहा था। तीनों बड़ी आहिस्तगी से उठे और उन्होंने कमरे की बत्ती बुझाकर दरवाज़ा आहिस्ता से खोल दिया। बाहर सहन में हल्की सी रोशनी थी और इस रोशनी में एक साया हरकत कर रहा था। इस साये ने बावर्ची खाने का रुख किया। फिर वो बावर्ची खाने से लूटा। इसके हाथ में कुछ चीज़ें थीं, बेलन, डब्बे, तवा वगैरह। इसने सब चीज़ें सहन में आहिस्ता से इधर इधर रख दीं। फिर वो बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। उसी वक्त चमकदार सफ़ेद रोशनी का एक झमाका सा हुआ और बरामदे के बल्ब की धीमी सी रोशनी में एक खौफनाक काला पतला हरकत करने लगा। इस साये के हाथ में प्लास्टिक की ट्रे थी, वो हाथ से छूट कर गिर पड़ी। अब साये के चेहरे पर बरामदे के बल्ब की रोशनी पड़ने लगी थी। वो बुआ थी जिनकी आँखें खौफ के मारे जैसे इबली पड़ रही थीं। वो हका बका होकर सियाह खौफनाक पतले की तरफ देख रही थीं जिसमें से मुसलसल टूं-टूं-टट की आवाज़ आ रही थी। रोशनी का एक और झमाका हुआ और एक अजीब बारीक सी आवाज़ आई, बुआ, तुम हमसे पूछे बगैर ये क्या कर रही हो? बुआ थर थर कांप रही थीं। शायद वो चीखना चाहती थीं लेकिन उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। रोशनी का एक और झमाका हुआ और वही बारीक सी आवाज़ आई, बुआ, इन्हें मालूम नहीं कि हम एक नेक दिल जिन हैं, तुमने हमें बदनाम कर दिया। बुआ का ये हाल था कि अब गिरी कि तब गिरी। रोशनी का फिर एक झमाका हुआ और बारीक आवाज़ ने कहा,
اب تک تو ہم نے کسی کو تنگ نہیں کیا، اب ہم تمہیں اس غلطی کی سزا ضرور دیں گے۔ بوا نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور بڑی مشکل سے ان کے منہ سے آواز نکلی، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، مجھے عرفان صاحب نے بہکا دیا تھا۔ عرفان یا شیطان؟ جی بالکل، شیطان نے مجھے اور عرفان صاحب کو بہکا دیا تھا۔ حضرت جن، اب میں اس کی باتوں میں نہیں آؤں گی، بوا گڑ گڑا کر بولیں۔ مجھے عرفان صاحب نے لالچ دیا تھا کہ اگر میں جن کا خوف پیدا کر کے یہ مکان خالی کرا دوں تو وہ مجھے 10,000 روپے دیں گے۔ مجھے معاف کر دیجئے، ایک شرط پر تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ باریک آواز آئی، تم کل حارث کی امی کے پاس جا کر معافی مانگو، انہیں ساری بات بتاؤ اور کہنا کہ جنوں، بھوتوں، چڑیلوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہی سب کی حفاظت کرتا ہے، جنوں کی بھی انسانوں کی بھی، سمجھی؟ جی بالکل سمجھ گئی۔ روشنی کا پھر ایک جھماکا ہوا۔ شاباش، اب تم جا کر سو جاؤ، لیکن اگر کل تم نے حارث کی امی سے معافی نہیں مانگی تو یاد رکھنا بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ جی بہت بہتر حضرت جن، بوا گھبرا کر بولیں۔ روشنی کا ایک اور جھماکا ہوا اور سیاہ خوفناک پتلا حرکت کرتا ہوا تاریکی میں چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹن ٹن ٹٹ کی آواز بھی بند ہو گئی۔ دوسرے دن صبح حارث، خالد اور شریف بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ امی آ کر قریب کے صوفے پر بیٹھ گئیں اور بڑے جوش سے بولیں، حارث میاں، تم کہتے تھے کہ جن ون کچھ نہیں ہے، حالانکہ جن ہے اور بڑا شریف جن ہے۔ حارث، خالد اور شریف نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا پڑے۔ اچھا امی، حارث نے حیرت ظاہر کی۔ ہاں بھائی، بوا نے مجھے ابھی بتایا، کل رات جن نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ کالا سا تھا، عجیب باریک سی آواز تھی اس کی، اس میں سے روشنی کی لہریں نکل رہی تھیں اور ٹن ٹن کی آواز آ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ خیریت سے تو ہیں؟ خالد نے پوچھا۔ بڑا تیز بخار ہے انہیں، امی بولیں۔ جب وہ صبح باورچی خانے میں نہیں آئیں تو میں ان کی خیریت پوچھنے کے لیے ان کے کمرے میں گئی، تب انہوں نے مجھے رات کا واقعہ سنایا، اور مزے کی بات سنو، اب تک جتنی چیزیں غائب ہوئیں اور جو بھی گڑبڑ ہوئی تھی وہ جن نے نہیں بلکہ بوا نے کی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا بوا بھی جنوں کی نسل میں سے ہیں؟ حارث نے تعجب سے پوچھا۔ اوہو، بوا کہاں سے جن ہونے لگی؟ امی نے جھلا کر کہا، دراصل ایک شخص یہ مکان ہم سے خالی کروانا چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ یہ مکان خود خریدے، جن کی دہشت پھیلے گی تو کوئی اس مکان کو خریدنے بھی نہ آئے گا اور دام بھی زیادہ نہیں لگیں گے۔ اس شخص نے بوا کو 5,000 روپے دیے تھے کہ وہ مکان میں گڑبڑ کریں اور جن کا شور مچائیں۔ مجھے بوا سے ایسی امید نہ تھی، مگر امی، وہ بھابھی کے کمرے میں جو چیزیں الٹ پلٹ ہو گئی تھیں، کمرے کے دروازے پر تو تالا لگا ہوا تھا، خالد نے یاد دلایا، وہ بھی بوا کا کارنامہ تھا۔ امی اطمینان سے بولیں، حامد کے کمرے کی پچھلی کھڑکی کھلی رہتی ہے، وہیں سے لمبا سا بانس ڈال کر بوا نے ساری چیزیں زمین پر گرا دی تھیں، مگر دیکھو تو بوا کو کیا خبر تھی کہ اس مکان میں واقعی ایک جن موجود ہے؟ وہ تو شکر کرو میاں کہ جن شریف ہے، اگر خراب جن ہوتا تو۔ آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں، جن واقعی شریف ہے، جیسا نام واؤ یسا کام، حارث نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ امی کچھ نہیں سمجھی۔ یہ رہا آپ کا جن، حارث نے شریف کی طرف اشارہ کیا جو بڑے اطمینان سے سر جھکائے ناشتے میں اسی طرح مصروف تھا جیسے اس کے سوا کمرے میں کوئی موجود نہیں ہے۔ تم مسخرہ پن بند نہیں کر وگے حارث، امی نے ڈانٹا۔ مسخرہ پن نہیں امی، یہی جن ہے۔ کیوں بھئی جن بادشاہ؟ خالد نے ہنس کر شریف کی طرف دیکھا اور شریف نے سر ہلا دیا۔ بھئی تم لوگ تو پہیلیوں بجھنے لگے، امی نے اٹھ کر کہا۔ امی، بات صرف یہ ہے کہ شریف کٹ پتلیوں کا تماشا دکھانے کا ماہر ہے، یہ اپنے کالج میں کٹ پتلیوں کے کئی تماشے دکھا چکا ہے۔ بوا نے جو جن دیکھا وہ شریف کی ایک کٹ پتلی تھی جس کو ذرا خوفناک بنا دیا گیا تھا، مگر بوا تو کہہ رہی تھیں کہ اس میں سے روشنی کی لہریں نکل رہی تھیں۔ امی بولیں، حامد صاحب کے کیمرے کی فلیش دن آخر کس دن کام آتی؟ حارث نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ اور وہ ٹن ٹن کا شور؟ امی آپ تو جانتی ہیں کہ رات 2 بجے ریڈیو لگایا جائے تو کم ہی اسٹیشن لگتے ہیں، زیادہ تر ٹن ٹن ٹی ٹی کا شور سنائی دیتا ہے۔ شریف نے ایک پاکٹ سائز ریڈیو کٹ پتلی میں فٹ کر دیا تھا۔ رہی جن کی باریک سی آواز تو یہ خاکسار کا کمال ہے۔ حارث نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ کو تو معلوم ہے میں ریڈیو کے کئی ڈراموں میں حصہ لے چکا ہوں، بڑے شریر ہو تم تینوں۔ امی ہنسنے لگیں۔ اگر بوا کا ہارٹ فیل ہو جاتا تو؟ پھر وہ کچھ سوچ کر بولیں، لیکن تمہیں بوا ہی پر شک کیسے ہوا؟
अम्मी बुआ ने जब जिनसे हमें डराने की कोशिश की थी तो उसी वक्त मुझे कुछ शुबह साहू था। फिर कल इत्तेफाक से मी ने बुआ को गाजी पार्क की तरफ जाते देखा। मैं भी पार्क ही जा रहा था। पार्क पहुंचकर मैंने देखा कि बुआ एक साहब से बड़ी राजदारी से बातें कर रही हैं और घबरा घबरा कर इधर इधर देखती जा रही हैं। मैंने सोचा कि कहीं ये आदमी बुआ को परेशान तो नहीं कर रहा। बाड़ के पीछे छपकर जो दोनों की गुफ्तगू सुनी तो पता चला कि मामला ही उल्टा है। वो आदमी बुआ से कह रहा था, मैंने तुम्हें 5,000 रुपये दे दिए हैं मगर तुमने अभी तक कुछ नहीं करके दिखाया। आज रात ज्यादा गुड़बड़ करो। घर वालों को जिन भूत से इतना डराओ कि वो मकान छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। बाकी रकम काम होने के बाद मिल जाएगी। बस अम्मी मैंने ये सुना तो भागा और फ़ोन करके शरीफ जिन को बुला लिया क्योंकि मामला अब इंसानों के काबू से बाहर हो चुका था। खालिद और अम्मी ज़ोर से हंस पड़े। शरीफ जिन भी मुस्कुरा रहा था। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।